गॉड। इसके बाद देखते हैं पियाजे की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो देगी आपका हर टीचिंग एग्जाम में साथ। बिना इसके आप टीचिंग एग्जाम क्रॉस कर नहीं पाएंगे। छोटे से छोटे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे आपके टीचिंग एग्जाम में। पियाजे ने किया कि उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं दी। पियाजे ने विकास के 4 अवस्थाएं दी या विकास के 4 चरण दिए। विकास की 4 अवस्थाएं दी। हेडिंग डाल लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कुछ है पूरा आज ही इंपॉर्टेंट है यार। विकास की 4 अवस्थाएं दी। जो पहली अवस्था है उसे कहा जाता है इंद्रिय गामक अवस्था। इंग्लिश में कहा जाता है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज। इसका टाइम पीरियड होता है 0 से 2 वर्ष। ठीक है। देखिए, जो पियाजे की पहली अवस्था है अर्थात इंद्रिय गामक अवस्था, पियाजे ने अपनी, देखो पियाजे करेंगे सिर्फ बच्चों की अवस्थाओं का वर्गीकरण। पियाजे ने अपनी इंद्रिय गामक अवस्थाएं बताया कि बच्चा होता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था, उस अवस्था को कहते हैं पियाजे की पहली अवस्था अर्थात इंद्रिय गामक अवस्था। इस अवस्था में पियाजे ने बताया कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। अर्थात जो उनकी इंद्रियां हैं, हाथ पैर, इनसे, जैसे आप देखते हैं ना कि बच्चे घुटनों के बल सीखते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, बच्चे हंसते हैं, बच्चे रोते हैं। बच्चे अपनी क्रियाएं जो करते हैं वो अपने एक्सप्रेशन के थ्रू करते हैं। बच्चे भी बोल नहीं पाते हैं तो बच्चे रोते हैं, हंसते हैं, ऐसे अपने एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं। बच्चों को भूख लगती है तो वो रोता है, जब उसे खुशी होती है तो हंसता है, कुछ कह नहीं पाएगा कि इस बात से मैं हंस रहा हूं। तो बच्चे इस अवस्था में क्या करती है, अपने इंद्रियों, अपनी ज्ञानेंद्रियों के सहारे जो चीजें सीखते हैं, बच्चे अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए पियाजे की जो पहली अवस्था है उसे कहा जाता है इंद्रिय गामक अवस्था। अर्थात इसमें आप लिख लीजिए कि जो पियाजे ने इसमें जो लाइन बताई है, इसका जो गुण है इंद्रिय गामक अवस्था का, इसका गुण है कि बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से या इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। एक ये पॉइंट हो गया इसमें इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब बच्चे 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होते हैं, अर्थात जब बच्चे होते हैं इंद्रिय गामक अवस्था में, तो बच्चों में आ जाता है वस्तु स्थायित्व का गुण। वस्तु स्थायित्व का गुण इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। आप याद करिए, वस्तु स्थायित्व का गुण आपको मैंने बताया था जब आप पढ़ रहे थे विकास की अवस्था अर्थात शैशवावस्था का गुण। शैशवावस्था की जब हम विशेषताएं पढ़ रहे थे, शैशवावस्था में आपको मैंने पूरी अच्छी तरह से बताया था कि वस्तु स्थायित्व क्या होता है। वस्तु स्थायित्व ये होता है कि बच्चा अब कोई भी चीज देखेगा, देखो बच्चा जब छोटा होता है तो उसे किसी भी चीज का लगाव नहीं होता है या वो किसी चीज को नहीं जानता है। आप चाहे उसके बारे बच्चा 6 या 7 महीने का है, आप चाहे उसके सामने खिलौना रख दीजिए, चाहे उसके सामने कुछ भी रख दीजिए, चाहे उसके सामने रख दीजिए गोलगप्पे, चाहे रख दीजिए अमेरिकन नट आइसक्रीम, ठीक है, और चाहे रख दीजिए आप उसके सामने मोमोज, कुछ भी रख दें आप उसके सामने, ठीक है, बच्चा कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि बच्चा अभी वस्तु स्थायित्व अर्थात बच्चा भी चीजों को जानती नहीं है। अभी बच्चा ऑब्जेक्ट को नहीं जानता है कि चीज क्या होती है, क्या कुछ होता है। अभी बच्चों में ऑब्जेक्ट वो हो ही नहीं है डेवलप। तो जो इंद्रिय गामक अवस्था होती है, बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है जब बच्चा होता है 1 साल के आसपास। तो बच्चा समझने लगता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है अर्थात चीजें होती है वो उनको समझने लगता है। जैसे वो मैंने आपको बताया था ना कि जो छोटे छोटे खिलौने होंगे, ठीक है, जो गाड़ियों जो जिसमें आवाज चाहिए वो भर देते हैं हम आवाज, वो चलते रहते हैं, तो बच्चे उससे देखते हैं ना आप,
कि बच्चे अगर रो रहे हो तो बच्चे उससे चुप हो जाते हैं। तो चुप इसलिए हो जाते हैं भैया कि जो वस्तुएं हैं अब वो जानने लगे कि वस्तु कोई चीज होती है, अब वो चीजों को मतलब समझने लगे हैं। ठीक है, उसके आने से वो हंसने लगते हैं, उसके जाने से वो रोने लगते हैं। वैसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण, अर्थात अब बच्चे ऑब्जेक्ट को, चीजों को समझने लगे हैं कि ऑब्जेक्ट कोई चीज होती है। ठीक है, इसके बाद जो आपको नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखना है, अर्थात जो शैशवावस्था का गुण है, जो इंद्रिय कामक अवस्था के अंत तक आने लगता है, वो होता है अनुकरण करना सीख जाते हैं बच्चे। अनुकरण करना अर्थात इमिटेशन। अर्थात शैशवावस्था अर्थात इंद्रिय कामक अवस्था 0 से 2 वर्ष है ना, तो इसे शैशवावस्था में भी काउंट कर लेते हैं। तो जब बच्चा इंद्रिय कामक अवस्था के अंत तक पहुंचता है, अर्थात 2 वर्ष के अंत तक पहुंचता है, 0 से 2 वर्ष इसका टाइम, जब बिल्कुल 2 वर्ष का होने वाला होता है तो बच्चे में आ जाती है अनुकरण करने की भावना, अर्थात इमिटेशन, अर्थात नकल करना सीखने लगता है। अर्थात जैसे उसके मम्मी पापा करते हैं वो ऐसा वो रिएक्ट करने लगता है। आपने देखा होगा कि जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी माँ कहीं पे पीछे छिप जाती है और वो बच्चे से कहती है कि मुझे ढूंढो। ठीक है, तो बच्चा धीरे धीरे उन्हें ढूंढता है, कहीं किवाड़ के पीछे, कहीं गेट के पीछे, कहीं कहीं घूमता है। और अगर बच्चा जैसे जब पापा आते, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि जब शाम को पापा आते हैं और अगर वो रोज घोड़ा बनते हैं तो बच्चा कहेगा बनो बेटा आज घोड़ा। बच्चा आज फिर कहेगा अपने पापा से बनो घोड़ा, अर्थात वो जब दिन में पापा नहीं होंगे तो वो घोड़ा बन के खुद से चलेगा, वो उनकी नकलें करेगा। ठीक है, अगर पापा सुबह टाई लगा के अपने ऑफिस जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो वो भी घर पे रहेगा तो टाई लगाएगा, उनके सामानों से छेड़छाड़ करेगा। अर्थात उसमें अनुकरण करना, नकल करना, इमिटेशन करना, ये गुण आ जाते हैं इंद्रिय कामक अवस्था में, अर्थात जब वो होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, अर्थात 0 से 2 वर्ष में। ये चीजें आपको याद रखनी है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपकी पियाजी की जो पहली अवस्था थी अर्थात इंद्रिय कामक अवस्था, वो होती है खत्म। आइए देखते हैं पियाजी की दूसरी अवस्था, जिसे कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात प्री ऑपरेशनल पीरियड। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात प्री ऑपरेशनल पीरियड। इसका टाइम होता है 2 से 6 वर्ष। याद करने पड़ेंगे आपको ये टाइम कि किस अवस्था का समय कब से कब तक का होता है। दूसरे नंबर की है ये स्टेज। देखिए, अब बच्चा हो गया कितने का, 2 से 6 वर्ष की अवस्था में वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जो पियाजे ने बताए हैं। ठीक है, पियाजे ने वो कौन से परिवर्तन बताए हैं जो बच्चे में होते हैं, जो 2 से 6 वर्ष के बीच में होते हैं। आइए देखते हैं। पियाजे ने पहला तो बताया कि बच्चे में जो इस अवस्था में गुण आएगा वो आएगा अहम केंद्रता वाला, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ईगोसेंट्रिक। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे में गुण आएगा जीववाद वाला, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एनिमिज्म। इस अवस्था में बच्चों में आएगा अतार्किक चिंतन, जिसे कहा जाता है इलॉजिकल रीजनिंग। इस अवस्था में बच्चों में आता है अपलटावी का गुण। इस अवस्था में बच्चों में होता है अपलटावी का गुण। करते हैं इसे एक्सप्लेन। बेहद इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट और हमेशा याद रखना भैया इसे।
ठीक है, भैया या दीदी जो भी इस वीडियो को देख रहे हो याद रखना इसे। तो जान जाएगी मेरी, आज तो गला गया। आइए देखते हैं। देखो पियाजे ने जो दूसरी अवस्था बताई है उसे कहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात प्री ऑपरेशनल पीरियड, जिसका टाइम होता है 2 से 6 वर्ष तक का। पियाजे ने इस अवस्था को कहा है अर्थात इस अवस्था को उन्होंने गुण बताया है कि इससे कहा है उन्होंने, मतलब इस अवस्था में ये विशेषताएं होती हैं अर्थात ये कैरेक्टर बच्चे में डेवलप होने लगते हैं। पियाजे ने बताया कि इस अवस्था में बच्चों में आ जाती है अहम केंद्रिता अर्थात इससे कहते हैं ईगोसेंट्रिक। अहम केंद्रिता किसे कहते हैं? बच्चा ये सोचता है कि जैसे मैं सोचता हूं ना चीजों को वैसे ही सब सोचते हैं। ठीक है, बच्चा सोचता है कि जैसे मैंने सोचा वैसे ही सब सोचते हैं। जैसे मैंने आपको मेढक वाला एग्जाम्पल बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जैसे मेढक होता, मेढक सोचता कि जितना भैया कुआं है, जो मेढक कुएं में रहता है वो कभी कुएं से अगर बाहर नहीं निकला है तो मेढक सोचता है जितना से कुआं है बस उतनी सी जिंदगी है या उतनी सी दुनिया है। जब वो कुएं से बाहर निकलता है तो उसे पता पड़ता है, जब वो तालाब में जाता है तो उसे लगता है कि भैया दुनिया और बड़ी है। जब वो तालाब से समुद्र में जाता है तो धीरे धीरे उसके परिवर्तन दिखने लगते हैं। तो ऐसे जो बच्चा होता है वो अहम केंद्रित होता है, वो खुद तक सीमित रहता है। वो सोचता है कि जैसे मैं सोचता हूं चीजों को वैसे ही सोचती है पूरी दुनिया। अर्थात जैसे बच्चे को लगता है कि जब माँ चली जाती है और जब मुझे दूध नहीं मिलता है तो जितना मुझे कष्ट होता है उतना ही होगा दुनिया के सारे लोगों को जब उन्हें दूध नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होता अहम केंद्रिता का गुण जो बच्चों में आता है 2 से 6 वर्ष के टाइम पीरियड में। ओके, दूसरे नंबर पे आता है जीववाद का गुण जिसे कहते हैं एनिमिज्म। देखिए इसका मतलब यह है, जीववाद का गुण उससे कहते हैं कि बच्चा सजीव और निर्जीव दोनों को एक समझेगा। ठीक है, बच्चा सजीव और निर्जीव दोनों चीजों को एक चीज समझता है। ये बच्चों में गुण आता है 2 से 6 वर्ष के बच्चे, 2 से 6 वर्ष में जब होता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको जीववाद का गुण जो ये लिखा है आपका जीववाद का गुण मैं आपको वो समझाता हूं। आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा तो आज कर लीजिए आप अपने घर पे नोटिस, या ऐसा कर लीजिए आप, कोई छोटा बच्चा है वो 2 से 6 वर्ष के बीच में है, 3-4 साल का मान लीजिए आप उसे। तो यार जब उसे चोट लग जाती है, कोई सपोज आप मान लीजिए कि वो उसे गेट से कोई चोट लग गई, ठीक है, किसी दरवाजे से कोई चोट लग गई या कहीं से वो गिर गया, सीढ़ियों से वो गिर गया 1-2 सीढ़ियों से, ठीक है, तो वो रोएगा, रोने लगा वो। उसके बाद अब देखो उसके तो पैर में चोट लग गई, अब आपने क्या किया कि आप सीढ़ियों के पास गए और सीढ़ियों को मारने लगे ऐसे, ठीक है, आप मारने लगे। तो कुछ देर के बाद बच्चा हो जाएगा चुप। बच्चे को ये लगेगा कि जिन सीढ़ियों की वजह से मुझे चोट लगी है, जिस दरवाजे की वजह से मुझे चोट लगी है, इसको मार घल गई अब, ठीक है, इसने मुझे चोट दी थी या इसकी वजह से मैं गिरा हूं, इसको मार घल गई अब। मेरे भैया ने, मेरे दीदी ने, किसी ने भी इसे चोट दे दी, अब वो शांत हो जाएगा। अर्थात वो समझता है निर्जीव चीजों को भी सजीव, अर्थात उसमें जीववाद का गुण है, वो निर्जीव चीजों को भी सजीव समझता है। वो समझता है कि जो सीढ़ियां हैं, जो दरवाजे हैं, वो निर्जीव नहीं है, वो भी सजीव हैं। अर्थात उस सीढ़ियों की वजह से अगर मुझे चोट लगी है तो अगर उन सीढ़ियों को मारा जाए, उन सीढ़ियों को चोट दी जाए तो उसे भी कष्ट होगा, वो भी रोएंगी। अर्थात बच्चा समझता है कि चीजें जो निर्जीव है वो भी सजीव होती हैं। इसे कहते हैं जीववाद का गुण या एनिमिज्म। ठीक है, इसके बाद आइए अतार्किक चिंतन पर अर्थात इलॉजिकल रीजनिंग। इस अवस्था में बच्चे तर्क वाली चीजें नहीं करते हैं, कोई बच्चे करते हैं अतार्किक चीजें, अर्थात जिसकी कोई रीजन नहीं होता, जिसका पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, अर्थात जो इलॉजिकल होती है, अर्थात अतार्किक होती है, उल्टी सीधे बातें करेंगे। ठीक है, उल्टी सीधी बातें कैसी कि बच्चा समझेगा कि फॉर एग्जाम्पल अतार्किक चीजें ऐसी जैसे मोबाइल आया आपके घर में, ठीक है, आपको है जरूरत मोबाइल की, सॉरी आप एग्जाम्पल ये समझिए आपके घर पे बननी है आज भैया मटर पनीर की सब्जी, ठीक है, बच्चा 3 से, ध्यान रखना बच्चा 2 से 6 वर्ष की उम्र में है, समझा रहा हूं मैं आपको इलॉजिकल रीजनिंग क्यों कहा जाता है इसे।
भैया आज बननी है आपके घर में मटर पनीर की सब्जी, ठीक है। अब मटर है नहीं आपके घर पे, तो बच्चा अपने पापा के साथ बाइक पे गया बैठकर और शॉप पर गया, ठीक है। तो वहां से उसके पापा ने मटर ली और आ गए सीधे घर पे। बच्चे के दिमाग में भैया ये आया कि जो मटर होती है वो आती है दुकान पर या होती है दुकान से पैदा, अर्थात जिस व्यक्ति ने दुकान पे उस बच्चे को या उसके पिता को जो मटर दी है, तो बच्चे के दिमाग में ये धारणा बन गई कि जो मटर आती है पनीर के लिए वो आती है या उसे बनाता है एक व्यक्ति, ठीक है। उस बच्चे के बारे में कभी ये नहीं चला, क्या बच्चा ये नहीं सोच पाएगा कि मटर उस व्यक्ति से नहीं आती है, ये मटर आती है, सबसे पहले इसका बीज बोया जाता है, फिर ये खेतों में इसकी फसल की जाती है, उसके बाद इसमें पानी आने लगा जाता है, उसके बाद जब किसान के खेत में पैदा होती है। बच्चा ये सोचता है कि जो मटर होती है वो दुकान में पैदा होती है, बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि जो मटर होती है वो खेतों से निकलती है, खेतों में पैदा होती है। तो इस गुण को कहा जाता है अतार्किक, अर्थात वो कोई भैया लॉजिक नहीं लगाएगा, इसलिए कहा जाता है इसे इलॉजिकल, अर्थात कोई लॉजिक ना लगाना, वो लॉजिक नहीं लगा पाता है, इसलिए कहा जाता है इसे अतार्किक चिंतन अर्थात इलॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। अर्थात बच्चा अपनी चीजों में दिमाग नहीं लगाएगा, उसे चीजें दिखती हैं जैसी वो वैसा समझने लगेगा, ठीक है। अमूल का आप दूध लाए अब किसी शॉप से, तो बच्चा समझेगा जो दूध पैदा होता है वो भैया शॉप से मिलता है, वो नहीं समझेगा कि जो दूध आता है वो गाय से आता है या भैंस से आता है, ठीक है। बच्चा समझेगा कि अमूल की जो डेयरी है वहीं से डायरेक्ट आ जाता है, जिस शॉप से मैं लेने गया वहां दूध बनता है। उसे ये पता नहीं है कि जो दूध आ रहा है वो गाय या भैंस से आता है, इसे कहा जाता है इलॉजिकल रीजनिंग, अर्थात बच्चों में अभी तर्क करने की क्षमता का विकास नहीं हुआ है, इसलिए कहा जाता है इसे अतार्किक चिंतन या इलॉजिकल रीजनिंग। 4th नंबर पर या जो लास्ट नंबर पर लिखा है पॉइंट, उसे कहते हैं अपलटावी का गुण। अपलटावी का गुण आप ये मान लीजिए, अर्थात बच्चों में अभी अपलटावी का गुण है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट वेट कीजिए आप। देखिए भैया ये है एक बोतल, ठीक है, और ये है एक गिलास, ठीक है। अपलटावी का गुण समझा रहा हूं मैं आपको। इस बोतल में मान लीजिए 1 लीटर पानी आता है, ठीक है, 1 लीटर से या थोड़ा कम, ठीक है। इसमें आता है 1 लीटर पानी और ये है एक गिलास। जितना पानी इस गिलास में, जैसे मैंने इस बोतल से निकाला पानी, इस बोतल में आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा पानी होगा कुछ, मान लीजिए ये पानी मैंने इसमें डाला, ठीक है। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी और बचा है, ठीक है। अब आप अगर ना पिए से, या आप कोई भी छोटे बच्चों को दिखाएंगे जो होगा 3 से 6 वर्ष के बीच में, तो आप अगर मैं उससे ये पूछूं, अब देखिए भले अगर मैं उससे ये कहूंगा कि बताओ तुम्हें कौन सा बर्तन चाहिए है, तो वो करेगा ये बॉटल को लेना प्रेफर, वो कहेगा मुझे ये बॉटल चाहिए क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है, या इसमें जूस ज्यादा है, इसमें जो भी भरा है वो इसमें ज्यादा है, ठीक है। बच्चा ये नहीं देखेगा कि यार इसमें ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यार ये जो देखो इतनी बड़ी बोतल भले ही है, लेकिन जो आसपास में इसमें जो मेटल लगा है उसकी वजह से इसका एरिया कम हो गया है। तो बच्चा देखता है सिर्फ एक एस्पेक्ट को, बच्चे में पलटावी का गुण नहीं आता है। बच्चा सोचता है कि भले ही बोतल बड़ी है तो उसमें ज्यादा चीज आएगी, भले ही गिलास में पानी ज्यादा आ रहा है, लेकिन बच्चा नहीं समझेगा गिलास को, बच्चा ये समझेगा कि बोतल में ही पानी ज्यादा आता है, जबकि आता है उस गिलास में पानी ज्यादा। तो बच्चे में अपलटावी का गुण है अभी, अर्थात बच्चे में अपलटावी का गुण कैसा कि बच्चा अभी चीजों को पलटना नहीं जानता है। अपलटावी का गुण अर्थात बच्चे में अभी पलटावी का गुण नहीं आया है, ठीक है। बच्चे में पलटावी का गुण नहीं आया है, पलटावी का गुण नहीं आया अर्थात बच्चे में है अभी अपलटावी का गुण, अर्थात वो पलटने पर चीजों को नहीं सीख पाता है, उसे नहीं पता पड़ता है कि चीजें अर्थात सीधी सी बात यह है कि बच्चा चीजों का सिर्फ एक नजरिए से देखता है चीजों को, अर्थात वो चीजों को देखता है सिर्फ लंबाई से, कि अर्थात कोई चीज अगर लंबी है, चाहे भले में फिर वो पतली हो, उसका आकार उसकी चौड़ाई भले ही कम हो, बच्चा ये सोचता है कि अगर कोई चीज भैया बहुत लंबी है, ठीक है, भले ही वो पतली हो, वो सोचेगा उसमें ज्यादा चीज आएगी,
भले ये गिलास मोटा हो छोटा हो, तो भले उस गिलास में पानी कम आ रहा हो, लेकिन वो बच्चा ये सोचेगा कि यार इस गिलास में पानी कम है, इस गिलास में जो भी भरा है मैटर वो कम है, वो हमेशा लेगा उस बोतल को जो बड़ी है। तो बच्चे में भी बच्चा काम क्यों कर रहा है, बच्चे में अभी पलटावी का गुण विकसित नहीं हुआ है, अर्थात बच्चा जब चीजों को पलट दिया जाता है वो चीजों को नहीं समझ पाता है। बच्चा चीजों को देख रहा है सिर्फ एक ही नजरिए से, अर्थात उसकी लंबाई से। बच्चा अभी अलग अलग एक्सपेक्ट पे अलग अलग नजरिए से उस चीज को नहीं देख पा रहा है। बच्चा भी इसकी चौड़ाई को नहीं देख पा रहा है कि चौड़ाई, बच्चा ये सोच रहा है कि लंबाई अगर जिसकी ज्यादा है वही चीज बड़ी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये गुण अभी बच्चे में नहीं आया है, अर्थात बच्चा चीजों के अलग अलग नजरिए से चीजों को नहीं देख पा रहा है, अर्थात बच्चा सिर्फ एक ही एंगल से उस चीज को देख रहा है, अर्थात बच्चे में अभी पलटावी का गुण नहीं आया है। अर्थात बच्चे को अभी ये नहीं पता है कि चीजों को जब पलट दो तो उससे क्या फर्क आता है और क्या फर्क नहीं आता है। आइए इसके बाद देखते हैं हम पियाजे की तीसरी अवस्था। एक मिनट रुकिए, इसके बाद लगने लगी है मुझे प्यास। इसके बाद हम देखते हैं पियाजे की तीसरी अवस्था, जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे कहा जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, इसका जो टाइम होता है वो होता है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, इसे बता दूं आपको कि बच्चों में कौन कौन सी चीजें आने लगेगी। बच्चे में विकेंद्रीकरण का गुण आएगा, वर्गीकरण का गुण आएगा, संरक्षण का गुण आएगा, तार्किकता आएगी। देखिए, जब बच्चा होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अर्थात जब बच्चा होगा 7 से 11 वर्ष की अवस्था के बीच में, तो बच्चे में आएगा विकेंद्रीकरण का गुण। विकेंद्रीकरण का गुण अर्थात जब बच्चा किसी चीज को सिर्फ एक नजरिए से ना देखे, उसके सारे नजरियों से देखे, उसके हर नजरिए पे विचार करे, उसके हर एस्पेक्ट पर विचार करे। ठीक है, उसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण का गुण। अर्थात जैसे मैंने आपको जो बोतल और गिलास का एग्जाम्पल बताया था, अब बच्चा समझने लगेगा कि बोतल में जितना पानी आता है उतना ही उस गिलास में भी आता है। ये नहीं है कि बोतल की लंबाई ज्यादा है तो उसमें पानी ज्यादा आएगा और गिलास में पानी आएगा कम, क्योंकि बोतल की थी सर चौड़ाई कम, गिलास की थी चौड़ाई ज्यादा। गिलास का जो शेप था पूरा एक सा था, जितना आपको बाहर दिख रहा था उतना ही अंदर है। तो जो बोतल मैंने आपको दिखाई थी उसका बाहर से शेप भले ही आपको ज्यादा दिख रहा था, लेकिन उसका बोतल का जिसमें पानी भरना है वो शेप बड़ा कम था। ठीक है, तो अब जब बच्चा हो जाएगा 7 से 11 वर्ष का, ठीक है, तो बच्चे में आ जाएगा विकेंद्रीकरण का गुण। अर्थात बच्चा चीजों के हर पहलू पर ध्यान देगा, चीजों के हर पहलू पर ध्यान देगा, अर्थात उसकी लंबाई पर, चौड़ाई पर, ऊंचाई पर, ठीक है, हर नजरिए से देखागा उसे। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण का गुण आ गया उसमें। विकेंद्रीकरण का गुण किस अवस्था में आता है? विकेंद्रीकरण का गुण आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अर्थात जब बच्चा होता है 7 से 11 वर्ष का। आज जब आप उसे एक गिलास देंगे और देंगे आप उसे बोतल, तो बच्चा समझ जाएगा
कि बोतल में और गिलास में पानी आता है, सेम आप उसे बेवकूफ नहीं बनाएंगे, बनेगा बंदा अब नेता, बच्चा अब नेता बनने लगा है। बच्चे चीजों को समझने लगेगा कि अब बेटा तुम हमें मूर्ख नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण का गुण उसे कहा जाता है कि जब बच्चा चीजों के हर पहलू पर ध्यान देगा, उसकी ऊंचाई पर, उसकी लंबाई पर, उसकी चौड़ाई पर। जैसे अब गन्ने के जूस पे गन्ने की दुकान पर जूस पीने गए होंगे, मुझे अब का नहीं पता, लेकिन जब मैं छोटा था, ऑब्वियसली आप लोग भी छोटे होंगे, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उनकी दुकान पे जो गिलास मिलता था ना, गन्ने की दुकान पे गिलास मिलता था जूस वाला, वो नीचे ऊपर थोड़ा ऊपर होता था चौड़ा, ठीक है, ऊपर होता था चौड़ा, नीचे होता था पतला, नीचे बिल्कुल पतला सा होता था, नीचे पतला सा होता था, ऊपर ऊपर जैसे होता था जैसे वो चौड़ा होता चला जाता था। तो यार हम लोगों को लगता था कि गिलास भले ही इतना लंबा है, ठीक है, गिलास भले ही इतना लंबा है, लेकिन जूस बनना उसमें बिल्कुल थोड़ा सा, अगर उसको हम अपने घर वालों गिलासों में उसे निकाले तो हमारे घर का गिलास बन पाएगा आधा। ठीक है, भले ही उस गिलास की जो लंबाई है, अर्थात उसमें कुछ ऐसा होता है, जो गिलास वो होते हैं जूस वाले के घर, जूस वाले गिलासों का आकार कुछ ऐसे टाइप का होता था। ठीक है, जिन लोगों ने जूस नहीं पिया हो, बाजार में जाकर गन्ने की दुकानों पे, उनके लिए मैं इतनी तो आर्ट बना ही लेता हूं। अब यार तुम लोग पढ़ रहे तो आर्ट भी सीख लूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, एक चीज, एक है ये गिलास, दुकान वाला, ये है घर वाला। लंबाई भले ही इसकी छोटी मान लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए आप, गिलास की लंबाई इसकी ज्यादा है, ये दुकान वाला जूस जो आपको मिल रहा है, दुकान में जूस मिलता है बाजार में, उस व्यक्ति ने दिया आपको इतना बड़ा गिलास। ठीक है, ये गिलास देख रहे हैं आप, नीचे से इसकी चौड़ाई कम होती चली जा रही है, ठीक है, ऊपर थोड़ी सी है तब बड़ी इसकी चौड़ाई। ठीक है, अर्थात देखने में आपको ये गिलास लंबा लगेगा, ठीक है, लंबा लगेगा आपको, ये तो यार इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन पता है इसमें जूस आएगा भाई साहब बिल्कुल थोड़ा सा। जब आप इससे आप घर पे लाएंगे तो आपका भले ही जो छोटा सा गिलास है, इतना छोटा, देखो यार इससे कितना छोटा है, ये छोटा गिलास है, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा होकर पूरा भर गया था, और ये जो छोटा है फिर भी कम भरा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि चीजें लंबी होने से नहीं ज्यादा होती हैं, चीजों लंबी होने से सिर्फ ज्यादा नहीं होती है, चीजों के हमें हर एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, नजरिए से चीज को देखना पड़ता है। अर्थात यहाँ की जो चौड़ाई है वो कम है, यहाँ की चौड़ाई वो ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इस गिलास में छोटा होने पर भी दूध ज्यादा आ रहा है। तो अब बच्चा है, अब बच्चा चीजों को अलग अलग नजरिए से देखने लगा है। अब बच्चे को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं, बच्चा जानने लगा है कि चीजें लंबी होने से सिर्फ चीजों में, अच्छा कोई चीज लंबी है, कोई गिलास लंबा है, इससे ये नहीं होगा कि उसमें ज्यादा पानी आएगा या ज्यादा जूस आएगा या ज्यादा कुछ भी आएगा। चीजें को अब वो देखेगा हर नजरिए से, उसकी लंबाई से, उसकी चौड़ाई से, उसकी ऊंचाई से। जब बच्चा हर नजरिए से उस चीज को देखने लगे तो उसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण का गुण। और अब आ गया बच्चे में पलटावी का गुण, अर्थात बच्चा पलटावी का गुण कैसा कि अब बच्चा समझ गया कि जब इससे आप इसमें पलटो और इससे इसमें पलटो जूस को या पानी को, तो उसमें क्या परिवर्तन होते हैं या क्या होता है। तो इस अवस्था में बच्चे में आ गया है पलटावी का गुण। अर्थात जब चीजों को पलटते हैं तो बच्चा समझने लगता है चीजों को कि पलटने से क्या इफेक्ट आता है। जो पलटावी का गुण होता है वो आता है आपके अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अर्थात पियाजे की तीसरी अवस्था में। आप ध्यान रखना कि जो पलटावी का गुण होता है वो पियाजे की तीसरी अवस्था में आता है, दूसरी अवस्था में नहीं। दूसरी अवस्था में आता है आप पलटावी का गुण, अर्थात बच्चा पलटना नहीं सीखता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो इसमें लिखा है वर्गीकरण करना सीख जाता है और संरक्षण करना सीख जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, वर्गीकरण और संरक्षण का मतलब, अब क्या होगा कि जब इस अवस्था में बच्चा आता है तो वर्गीकरण करना, अर्थात चीजों को किस
ग्रुप में अलग अलग बांटना, वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, अर्थात किस ग्रुप में किस चीज को रखना है। सकारात्मक चीजों में वो सकारात्मक को रखेगा, नकारात्मक चीजों को नकारात्मक रखेगा। ठीक है, अर्थात बच्चा चीजों को बांटने लगा है, बच्चा वर्गीकरण करने लगा है। ठीक है, अर्थात बच्चा जानने लगा है कि चीजें किस की लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है, मोटाई क्या होती है, इन चीजों को वर्गीकरण अर्थात अलग अलग चीजों के हिसाब से वो जानने लगा है। ठीक है, इसे कहते हैं वर्गीकरण और संरक्षण। अर्थात इसके बाद वर्गीकरण और संरक्षण एक तरीके से एक और ये कहा जाता है इसमें पियाजे की जो तीसरी अवस्था है, बच्चे में क्या होगा। वर्गीकरण संरक्षण का यह मतलब है कि बच्चा जोड़ना, बच्चा घटाना, बच्चा गुणा, बच्चा भाग, ये सब चीजें सीखने लगेगा। तो आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाए कि जो वर्गीकरण या संरक्षण या जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग अर्थात एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, ये सब चीजें जो होती हैं बच्चा कौन सी अवस्था में सीखता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पियाजे की तीसरी अवस्था में बच्चा सीखता है। ठीक है, तो वर्गीकरण चीजों को करना सीख जाएगा बच्चा, विकेंद्रीकरण सीख जाएगा, बच्चे का पलटावी का गोड़ा आ जाएगा। इसके बाद आपको देखना है बच्चे में तार्किकता आ जाएगी भैया, बच्चे में रीजनिंग लगाने लगेगा, बच्चे में लॉजिकल रीजनिंग लगने लगेंगे, बच्चा अब समझने लगेगा। ठीक है, अर्थात बच्चा अब समझने लगेगा कि जो मटर पनीर के लिए जो मटर आती है वो उस शॉप वाले व्यक्ति से नहीं, वो उसका उत्पादन होता है डायरेक्ट खेत से। वो समझने लगेगा अब कि जो दूध हमें चाहिए है वो डायरेक्ट अमूल की डेयरी से नहीं आता है, वो सब प्रथम आता है गाय या भैंस से। समझ रहे हैं आप? तो बच्चों में अब आ गई तार्किकता, अर्थात बच्चे अब लगाएंगे लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो बच्चों में लॉजिकल रीजनिंग लगाएंगे, बच्चे अब अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, बच्चे अब अपनी करेंगे तर्क शक्ति का प्रयोग, इसे कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे ये सारी विशेषताएं पूछी जाएंगी एग्जाम में। देखिए, हर चैप्टर में, हर सेशन में आपको बताता हूँ इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या इस चैप्टर में आपको कितना याद करना है, या इस टॉपिक पे आपको कितना याद करना है। पियाजे के बारे में मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं, आपको एक लाइन याद करनी है। आपको इसमें कोई भी चीज ऐसी इंपॉर्टेंट ऐसी नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट हो। आपको सब अवस्थाएं याद करनी है, कितने से कितने का टाइम है, आपको हर पॉइंट, एक एक पॉइंट इसमें याद करना है, एक भी चीज छोड़ने की जैसी नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए प्रेस, जिससे आपको समय टू समय, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे कि वीडियो कब अपलोड किया गया है। ओके, इसके बाद आपकी ये तीसरी अवस्था हो गई। आइए देखते हैं जो है पियाजे की चौथी अवस्था, अर्थात अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात फॉर्मल ऑपरेशन आएगी 11 वर्ष के बाद की अवस्था। देखो, ये है नेता बनने वाली अवस्था। हम जैसे लोगों के लिए नहीं है ना, हम इस अवस्था में पहुंच पाए हैं जब मैं था 11 वर्ष का। ये आप जैसे लोग पहुंच पाए हैं, कि हम जैसे लोगों के लिए चीजें नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण, इस सबसे बाद वाली अवस्था है। इस अवस्था में इसके जो गुण बताए हैं पियाजे ने, ये हर कोई में नहीं आ पाता है। ठीक है, आप में आ गया है, आप स्पेशल हैं, मुझ में नहीं आया था। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पियाजे ने यह बताया कि देखो, बच्चों ने सब चीजें आने लगी। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों का ये गुण बताया पियाजे ने बताया। अब बच्चों में आएगी वैज्ञानिक परिकल्पनाएं। ठीक है, बच्चे लगाएंगे हाइपोथेटिकल रीजनिंग, में दूसरा मार्कर कहां गया सर? बच्चे लगाएंगे अब हाइपोथेटिकल रीजनिंग, तो बच्चे अमूर्त चीजों के बारे में सोचेंगे,
अमूर्त अर्थात एब्स्ट्रैक्ट। देखिए पियाजे की ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, ये आप उन्हें मान लीजिए जो स्टूडेंट होते हैं क्रिएटिव टाइप। ठीक है, क्रिएटिव टाइप कैसे, जो जिसमें जो बच्चे होते हैं ना, यही नहीं कि जो हर बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो वो तभी इंटेलिजेंट माने जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो पियाजे ने यही बताया कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 11 वर्ष से अधिक जब हो जाते हैं तो उनमें आती है वैज्ञानिक परिकल्पनाएं वाली चीजें, अर्थात बच्चे साइंस से रिलेटेड चीजें सोचने लगते हैं, उनका दिमाग लगता है ऐसी चीजों में। जैसा होता है ना, कुछ बच्चे छोटे होते हैं फिर भी कहीं मोटर बना लेंगे, कहीं यूट्यूब देखकर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चीजें बनाने लगे, आप कहेंगे ओ यार तुम मतलब आपको लगेगा बच्चा कितना क्रिएटिव है, बच्चा खुद से कितने नए नए आविष्कार से कर रहा है, बच्चा नई नई चीजें सीख रहा है। ठीक है, तो बच्चे में वैज्ञानिक परिकल्पनाएं अर्थात हाइपोथेटिकल रीजनिंग, बड़ी बड़ी चीजें सोचने लगेगा। ठीक है, जैसे आपने वो मूवी देखी हुई तारे जमीन पर, देखी, उसमें जो लड़का है उसका भले ही दिमाग कम लगता है पढ़ाई में, लेकिन फिर भी उसकी जो अलग अलग चीजों को सोचने की जो कला है, अर्थात अलग अलग नजरिए से जो अपने विश्व के आसपास के वातावरण को देखता है, उसका आर्ट में बड़ा इंटरेस्ट है और वो चीजें आगे सीखेगा दूसरी। तो जो आगे की चीजें हैं, ये जो वैज्ञानिक परिकल्पना है, जो बहुत सी आगे की चीजें सोचने वाली है, वो सब चीजें सोची जाती है इस अवस्था में। अमूर्त चीजों के बारे में सोचेगा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट अर्थात इसका मतलब ये है, देखिए जो बच्चा है वो अमूर्त चीजों के बारे में सोचेगा। अमूर्त चीजें कैसी, जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो उसके आसपास दिखती नहीं है, वो उसकी भी परिकल्पनाएं करने लगेगा। यही नहीं है कि जो बच्चे हैं जो क्रिएटिव हैं उन्हें कुछ चीजें नहीं दिखाई देती हैं, फिर भी उन चीजों के बारे में सोचने लगा, अर्थात उसका दिमाग एक अलग ही लेवल पे काम करने लगा, एक ऊंचे लेवल तक काम करने लगेगा। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा बच्चा अमूर्त चीजों के बारे में सोचने लगता है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट, जो उसे आसपास दिखती भी नहीं है, उसका दिमाग इतनी तेजाई से काम करने लगता है कि वो उन चीजों के बारे में सोचने लगता है, उसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यह पियाजे की अंतिम अवस्था। तो ये थे पियाजे की 4 अवस्थाएं। तो एग्जाम की दृष्टि से इसमें हर एक पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।